चीन की धरती पर कुछ ऐसी प्राचीन रचनाएं मौजूद हैं जिन्हें देखकर इतिहास भी किसी रहस्यमयी पहेली जैसा लगने लगता है। कहीं पूरा पहाड़ मूर्तियों में बदल दिया गया, कहीं रेगिस्तान के बीच विशाल किला खड़ा कर दिया गया, तो कहीं बादलों के ऊपर ऐसी इमारतें बनाई गईं जहां पहुंचना आज भी आसान नहीं है। सवाल केवल यह नहीं कि इन्हें बनाया कैसे गया, असली सवाल यह है कि उस द्वार के लोगों ने असंभव दिखाई देने वाले इन विचारों की कल्पना आखिर की कैसे। नंबर 1, दाजू रॉक कार्विंग्स। चीन के चोंगछिंग क्षेत्र में मौजूद दाजू रॉक कार्विंग्स को दूर से देखने पर साधारण पहाड़ी चट्टानों की एक लंबी श्रृंखला जैसा समझा जा सकता है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इन चट्टानों के नजदीक पहुंचता है, पूरा दृश्य अचानक बदल जाता है। पत्थर की शांत दीवारों से हजारों चेहरे उभरने लगते हैं। कहीं बुद्ध ध्यान में बैठे दिखाई देते हैं, कहीं डरावनी आकृतियां मनुष्य के कर्मों का परिणाम दिखाती हैं, और कहीं साधारण परिवारों, माता पिता तथा बच्चों के जीवन से जुड़े संदेश चट्टानों पर जीवित नजर आते हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने पहाड़ को काटकर उसके भीतर छिपी एक विशाल कहानी बाहर निकाल दी हो। इन शिल्पों का निर्माण मुख्य रूप से 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। अलग अलग स्थानों पर फैले इस विशाल परिसर में 50,000 से अधिक मूर्तियां और नक्काशीदार आकृतियां मौजूद हैं। लेकिन दाजू का रहस्य केवल इसकी संख्या या आकार में नहीं है। सबसे विचित्र बात यह है कि यहाँ बौद्ध धर्म, ताओ धर्म और कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं एक ही चट्टानी संसार के भीतर दिखाई देती हैं। सामान्य रूप से ये तीनों विचारधाराएं अलग अलग परंपराओं से जुड़ी मानी जाती हैं, लेकिन दाजू में इन्हें इस प्रकार जोड़ा गया है जैसे इनके पीछे कोई साझा और गहरा संदेश छिपा हो। कुछ दीवारों पर स्वर्ग और मुक्ति का चित्रण है, जबकि दूसरी जगहों पर नरक, दंड और पीड़ा के दृश्य दिखाई देते हैं। इन दृश्यों का उद्देश्य शायद लोगों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें यह समझाना था कि प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। यहाँ पत्थर केवल पूजा का माध्यम नहीं था, यह उस द्वार की एक खुली पुस्तक थी जिसे पढ़ने के लिए किसी भाषा को जानने की आवश्यकता नहीं थी। एक किसान, व्यापारी या बच्चा केवल चित्रों को देखकर समझ सकता था कि उससे किस प्रकार का जीवन जीने की अपेक्षा की जाती है। सबसे रहस्यमयी रचनाओं में विशाल निर्वाण दृश्य है, जिसमें लेटे हुए बुद्ध की आकृति चट्टान के लंबे हिस्से पर बनी हुई है। आसपास अनेक शिष्य और धार्मिक पात्र मौजूद हैं। चेहरे शांत हैं, लेकिन पूरी रचना में एक अजीब गंभीरता दिखाई देती है। पत्थर होने के बावजूद इन चेहरों में भाव इतने स्पष्ट हैं कि कुछ देर देखने पर वे जीवित लगने लगते हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि सदियों तक वर्षा, धूप, नमी और राजनीतिक बदलावों के बीच ये मूर्तियां बची रहीं। इन्हें बनाने वालों ने चट्टान की प्रकृति, पानी के बहाव और सतह की मजबूती को समझकर काम किया होगा। फिर भी इतनी बड़ी योजना किसके निर्देश पर बनी? कितने लोगों ने यहाँ काम किया और पूरी पहाड़ी पर संदेशों का ऐसा व्यवस्थित संसार कैसे तैयार किया गया? इन सभी प्रश्नों का पूर्ण उत्तर आज भी आसान नहीं है। दाजू में चलते समय सबसे विचित्र अनुभव यह होता है कि यहाँ पहाड़ निर्जीव नहीं लगता। उसकी प्रत्येक दीवार किसी पुराने शिक्षक की तरह मनुष्य को देखती हुई प्रतीत होती है। हजारों वर्षों से ये आकृतियां वही हैं, लेकिन इनके संदेश आज भी उतने ही स्पष्ट हैं। शायद यही कारण है कि दाजू केवल प्राचीन कला नहीं, बल्कि पत्थर में बंद एक ऐसा संसार है जो हर आने वाले व्यक्ति से चुपचाप पूछता है, तुम अपने कर्मों के पीछे कौन सी कहानी छोड़कर जाओगे? नंबर 2, चिन शी हुआंग का मकबरा। चीन के प्रथम सम्राट चिन शी हुआंग का मकबरा किसी साधारण शासक की कब्र नहीं है। यह धरती के नीचे छिपे हुए एक पूरे साम्राज्य की तरह है। इसका क्षेत्र लगभग 20 वर्ग मील में फैला माना जाता है। ऊपर से देखने पर मुख्य समाधि एक पेड़ों से ढकी प्राकृतिक पहाड़ी जैसी दिखाई देती है। कोई अनजान व्यक्ति शायद इसके पास से निकल जाए और कल्पना भी ना कर पाए कि इस शांत मिट्टी के नीचे चीन के इतिहास का सबसे बड़ा बंद रहस्य मौजूद हो सकता है। इस परिसर का निर्माण लगभग 246 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, जब चिन शी हुआंग अब भी किशोर था।
और उसने पूरे चीन को एक नहीं किया था। इसका अर्थ है कि उसने अपनी मृत्यु की तैयारी सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने से बहुत पहले शुरू कर दी थी। हजारों श्रमिकों, कारीगरों और सैनिकों को दशकों तक इस परियोजना में लगाया गया। पूरे परिसर में कब्रें, अस्तबल, प्रशासनिक क्षेत्र, कांस्य रथ, मिट्टी के सैनिक और अनेक भूमिगत संरचनाएं बनाई गई। ऐसा लगता है कि सम्राट ने केवल अपने शरीर के लिए मकबरा नहीं बनवाया, बल्कि मृत्यु के बाद भी शासन करने के लिए एक दूसरा साम्राज्य तैयार कराया था। इस मकबरे की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि मुख्य दफन कक्ष को आज तक पूरी तरह खोला नहीं गया है। पुरातत्वविद आसपास के कई हिस्सों की जांच कर चुके हैं, लेकिन केंद्र में मौजूद कक्ष अभी भी बंद है। कारण यह है कि वर्तमान तकनीक शायद अंदर मौजूद वस्तुओं को सुरक्षित रखते हुए उत्खनन करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती। टेराकोटा सैनिकों पर मौजूद प्राचीन रंग हवा के संपर्क में आते ही तेजी से नष्ट हो गए थे। इसी अनुभव के कारण वैज्ञानिक मुख्य कक्ष को जल्दबाजी में खोलने से बचते हैं। प्राचीन इतिहासकार सीमा चियान के विवरण के अनुसार समाधि के भीतर महलों, मीनारों और बहुमूल्य वस्तुओं की प्रतिकृतियां रखी गई थीं। छत पर तारों से भरा आकाश बनाया गया था और जमीन पर चीन की नदियों तथा समुद्रों का नक्शा तैयार किया गया था। सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि इन नदियों में पानी की जगह पारे का उपयोग किया गया था, जो किसी यांत्रिक प्रणाली से लगातार बहता रहता था। आधुनिक वैज्ञानिक जांचों में समाधि के आसपास मिट्टी में पारे की असामान्य मात्रा दर्ज की गई है। इससे प्राचीन विवरण पूरी तरह कल्पना नहीं लगता, लेकिन यदि भीतर वास्तव में पारे की नदियां हैं, तो वहां प्रवेश करना बेहद खतरनाक हो सकता है। यह भी संभव है कि सम्राट ने विषैले पारे को अमृता की खोज से जोड़कर देखा हो। विडंबना यह है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार पारे से बनी औषधियों ने ही उसकी मृत्यु को तेज किया होगा। पुराने विवरणों में स्वचालित धनुष जैसे जालों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें कब्र में प्रवेश करने वालों पर तीर चलाने के लिए लगाया गया था। इनका कोई निर्णायक प्रमाण अभी तक नहीं मिला, लेकिन बंद कक्ष के कारण इन्हें पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। परिसर बनाने वाले श्रमिकों की मृत्यु और रहस्य छिपाने के लिए उन्हें भीतर बंद किए जाने जैसी कहानियां भी प्रचलित हैं, हालांकि उनके प्रत्येक विवरण की पुष्टि नहीं हुई है। आज यह मकबरा हजारों पर्यटकों से अधिक दूर नहीं है, फिर भी इसका केंद्र किसी दूसरे युग की तरह बंद पड़ा है। पेड़ों के नीचे मौजूद वह मिट्टी की पहाड़ी शांत दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर पारे की नदियां, तारों वाला कृत्रिम आकाश और एक मृत सम्राट का अंधकारमय साम्राज्य छिपा हो सकता है। शायद सबसे डरावनी बात यह नहीं कि भीतर क्या मिलेगा, सबसे डरावनी बात यह है कि 2000 वर्षों से वह सब वहीं मौजूद है, फिर भी मनुष्य अभी तक उसका द्वार खोलने का साहस नहीं कर पाया। नंबर 3, लोंगमेन ग्रोटोज। चीन के हेनान प्रांत में ये नदी 2 विशाल चट्टानी पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। इन्हीं चट्टानों पर दूर तक फैले छोटे बड़े अंधेरे छिद्र दिखाई देते हैं। पहली नजर में वे प्राकृतिक गुफाएं लग सकते हैं, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि इनमें से प्रत्येक छिद्र किसी प्राचीन मूर्ति, मंदिर या धार्मिक कक्ष का प्रवेश द्वार है। यही लोंगमेन ग्रोटोज हैं, जहां हजारों कारीगरों ने पहाड़ को काटकर लगभग 1,10,000 बुद्ध प्रतिमाओं का संसार बना दिया। यहां निर्माण का कार्य लगभग 493 ईस्वी में उत्तरी वेई राजवंश के दौरान शुरू हुआ था। बाद में तांग राजवंश के समय यह कला अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंची। करीब 1 किलोमीटर लंबे चट्टानी क्षेत्र में 2000 से अधिक गुफाएं और पूजा कक्ष बनाए गए। इनके अतिरिक्त हजारों अभिलेख, शिलालेख तथा पत्थर की पट्टिकाएं भी मौजूद हैं। इस कारण लोंगमेन केवल मूर्तियों का समूह नहीं, बल्कि पत्थर में दर्ज एक विशाल ऐतिहासिक पुस्तक है। यहां आकारों का अंतर चौंकाने वाला है। कुछ प्रतिमाएं इतनी छोटी हैं कि उन्हें ध्यान से देखने के लिए झुकना पड़ता है। सबसे छोटी आकृतियां उंगली के नाखून जितनी हैं, वहीं सबसे विशाल बुद्ध प्रतिमा लगभग 56 फुट ऊंची है। उसके कान कई फुट लंबे हैं
और चेहरे की हल्की मुस्कान दूर खड़े व्यक्ति को भी स्पष्ट दिखाई देती है। छोटे और विशाल आकारों के इस विरोधाभास से पूरी चट्टान किसी अनंत संसार जैसी लगती है, जहां प्रत्येक खाली स्थान में कोई चेहरा छिपा हुआ है। लोंगमैन की सबसे प्रसिद्ध रचना विशाल वैरोचन बुद्ध की प्रतिमा है। कहा जाता है कि इसके चेहरे में तांग राजवंश की शक्तिशाली महारानी वू जेतियान की कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं। यह दावा पूरी तरह सिद्ध नहीं है, लेकिन प्रतिमा का राजसी चेहरा और संतुलित भाव इसे सामान्य धार्मिक मूर्ति से अलग बनाते हैं। बुद्ध के आसपास स्वर्गीय रक्षक, शिष्य और देव आकृतियां खड़ी हैं। कुछ चेहरे शांत हैं, जबकि कुछ रक्षकों के भाव इतने उग्र हैं कि पत्थर की आंखों में भी क्रोध दिखाई देता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इतनी विशाल संख्या में मूर्तियां किस प्रकार बनाई गईं? कारीगरों को ऊंची चट्टानों पर अस्थायी मंच तैयार करने पड़े होंगे। उन्हें हर प्रतिमा का अनुपात इस प्रकार तय करना पड़ा कि नीचे से देखने पर चेहरा और शरीर संतुलित दिखाई दें। लोहे के साधारण औजारों से कठोर पत्थर हटाना वर्षों का काम रहा होगा। कई गुफाओं पर सम्राटों, अधिकारियों, व्यापारियों और सामान्य श्रद्धालुओं ने धन दिया था। कुछ छोटे कक्ष शायद किसी एक परिवार द्वारा बनवाए गए थे, ताकि उनके मृत संबंधियों को पुण्य प्राप्त हो सके। लेकिन सदियां इन मूर्तियों पर दया नहीं कर सकी। अनेक प्रतिमाओं के सिर काट लिए गए, कुछ विदेशों में पहुंच गए और कुछ प्राकृतिक क्षरण के कारण मिटते गए। फिर भी हजारों चेहरे अब भी चट्टान से बाहर देखते हुए दिखाई देते हैं। कई मूर्तियों के शरीर टूट चुके हैं, लेकिन उनकी आधी मुस्कान बची हुई है। यही अधूरापन लोंगमैन को और अधिक रहस्यमयी बना देता है। जब शाम के समय नदी पर हल्की धुंध उतरती है और चट्टानें अंधेरी होने लगती हैं, तब हजारों गुफाओं के प्रवेश द्वार काली आंखों की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा पहाड़ सामने खड़े मनुष्य को देख रहा हो। यहां प्रश्न यह नहीं कि कितनी मूर्तियां बनाई गईं। प्रश्न यह है कि किसी सभ्यता ने अपनी आस्था को स्थायी बनाने के लिए पूरे पहाड़ को ही मंदिर में बदलने का निर्णय क्यों लिया? नंबर 4, जियायुगुआन दर्रा। चीन के गांसू प्रांत में फैले सूखे और कठोर भूभाग के बीच जियायुगुआन दर्रा अचानक किसी विशाल प्रहरी की तरह दिखाई देता है। उसके पीछे गोभी रेगिस्तान का खाली विस्तार है और दूर बर्फ से ढके पर्वत नजर आते हैं। यहाँ हवा तेज चलती है, पानी कम है और जमीन का रंग दीवारों से इतना मिलता जुलता है कि किला दूर से रेगिस्तान में घुला हुआ प्रतीत होता है। लेकिन सदियों पहले यही स्थान चीन की महान दीवार का सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी द्वार था। इसे केवल किला नहीं, बल्कि सभ्यता की आखिरी चौकी माना जाता था। इसका निर्माण 1372 में मिंग राजवंश के दौरान शुरू हुआ था। स्थान का चुनाव संयोग नहीं था। जियायुगुआन हेसी कॉरिडोर के सबसे संकरे हिस्से में स्थित है। उत्तर और दक्षिण में कठिन पर्वतीय क्षेत्र हैं, जबकि बीच का रास्ता व्यापारियों, यात्रियों और सेनाओं के लिए सबसे सुविधाजनक मार्ग था। जो भी चीन के भीतर प्रवेश करना चाहता या पश्चिम की ओर जाना चाहता, उसे इस संकरे भूभाग से गुजरना पड़ता था। इसलिए यहाँ खड़ा किला पूरे मार्ग पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखता था। किले के चारों ओर मोटी मिट्टी की दीवारें, प्रहरी मीनारें, बाहरी रक्षात्मक क्षेत्र और खाई बनाई गई थी। इन दीवारों में पत्थर की जगह बड़ी मात्रा में दबाई हुई मिट्टी का उपयोग किया गया। मिट्टी को परतों में डालकर लकड़ी के भारी औजारों से इतना दबाया जाता था कि वह कठोर दीवार में बदल जाती थी। आज देखने पर यह साधारण तकनीक लग सकती है, लेकिन यही दीवारें सैकड़ों वर्षों की हवा, धूल और तापमान के परिवर्तन का सामना करती रही हैं। जियायुगुआन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी इसके निर्माण के लिए उपयोग की गई ईंटों की गणना से संबंधित है। कहा जाता है कि निर्माण प्रभारी ने आवश्यकता के अनुसार ईंटों की संख्या पहले ही इतनी सटीकता से बता दी थी कि काम पूरा होने के बाद केवल एक ईंट बची। अधिकारियों ने उस पर गलती का आरोप लगाया, लेकिन उसने कहा कि यह अतिरिक्त ईंट किले की स्थिरता के लिए आवश्यक है और इसे हटाने से पूरा द्वार गिर सकता है। आज भी एक ईंट
मुख्य द्वार के पास रखी दिखाई जाती है। कहानी कितनी ऐतिहासिक है यह निश्चित नहीं, लेकिन इसने किले की रहस्यमयी छवि को और गहरा कर दिया है। इस स्थान को कभी कभी स्वर्ग के नीचे सबसे महान दर्रा कहा गया, लेकिन यहां से गुजरने वालों के लिए इसका अर्थ हमेशा गौरवपूर्ण नहीं था। जिन अपराधियों, सैनिकों या अधिकारियों को चीन से निर्वासित किया जाता था, वे इस द्वार को पार करते समय अपने पीछे परिचित संसार छोड़ देते थे। आगे रेगिस्तान, अनिश्चित रास्ते और दूर की भूमि थी। इसलिए जियायुगुआन कई लोगों के लिए सीमा नहीं, बल्कि जीवन और अज्ञात के बीच अंतिम दरवाजा था। रात के समय यहां का दृश्य और भी विचित्र रहा होगा। ऊंची मीनारों पर सैनिक मशालें लेकर खड़े रहते, दूर रेगिस्तान में कोई हलचल दिखाई देती तो चेतावनी भेजी जाती और विशाल द्वार बंद कर दिए जाते। बाहर केवल हवा की आवाज और अंधेरा होता। दुश्मन कब आएगा यह किसी को नहीं पता होता। शायद इसी डर ने किले को केवल मिट्टी की दीवार नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक विशाल सैन्य मशीन में बदल दिया। आज इसके दरवाजों से पर्यटक आसानी से गुजरते हैं, लेकिन पुराने समय में यही द्वार यह तय करता था कि कौन चीन का हिस्सा है और कौन उसके बाहर। जियायुगुआन का सबसे बड़ा रहस्य उसकी वास्तुकला नहीं, बल्कि उसका अकेलापन है। रेगिस्तान के बीच खड़ा यह किला आज भी ऐसा लगता है जैसे वह किसी भूली हुई सेना की प्रतीक्षा कर रहा हो। नंबर 5, चीन की महान दीवार। चीन की महान दीवार को अक्सर एक लंबी दीवार के रूप में दिखाया जाता है, जो पहाड़ों के ऊपर सांप की तरह फैली हुई है। वास्तविकता इससे कहीं अधिक विशाल और जटिल है। यह केवल एक दीवार नहीं, बल्कि अलग अलग युगों में बनाई गई दीवारों, खाइयों, प्रहरी मीनारों, किलों, संकेत चौकियों और प्राकृतिक रक्षात्मक क्षेत्रों का पूरा जाल है। इसकी सभी जात शाखाओं और संरचनाओं को जोड़ा जाए तो कुल लंबाई लगभग 21,000 किलोमीटर से अधिक मानी जाती है। यह दूरी इतनी बड़ी है कि उसकी कल्पना करना भी कठिन है। इस व्यवस्था का निर्माण किसी एक सम्राट या एक राजवंश ने नहीं कराया। चीन के अलग अलग राज्यों ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व से भी पहले अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए दीवारें बनानी शुरू कर दी थीं। चिन शी हुआंग ने चीन को एक करने के बाद कई पुरानी दीवारों को जोड़ने और मजबूत करने का आदेश दिया। बाद के हान, सुई और विशेष रूप से मिंग राजवंश ने इसे अलग अलग स्थानों पर विस्तृत किया। इस प्रकार महान दीवार लगभग 2000 वर्षों तक लगातार बदलती रही। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह दीवार सीधे रास्ते पर नहीं चलती। यह ऊंचे पहाड़ों, संकरी घाटियों, रेगिस्तानों और खतरनाक ढलानों का पीछा करती है। कई जगहों पर आज भी पहुंचना कठिन है। सवाल उठता है कि निर्माण सामग्री वहां पहुंचाई कैसे गई होगी। कुछ क्षेत्रों में पत्थर आसपास से लिया गया, जबकि रेगिस्तानी भागों में मिट्टी, सरकंडे, लकड़ी और बजरी की परतें इस्तेमाल की गई। पहाड़ी क्षेत्रों में मजदूरों को भारी पत्थर पीठ पर लादकर या रस्सियों की सहायता से ऊपर ले जाने पड़े होंगे। प्रचलित कथाओं में कहा जाता है कि निर्माण में मारे गए लोगों को दीवार के भीतर दफन कर दिया गया था। बड़े पैमाने पर मानव अस्थियां दीवारों के भीतर मिलने का निर्णायक प्रमाण नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्माण बेहद कठोर था और हजारों श्रमिक बीमारी, भूख, दुर्घटनाओं तथा थकान से मारे गए होंगे। इस कारण महान दीवार केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि अनगिनत अज्ञात मजदूरों के कष्ट का स्मारक भी है। दीवार की प्रहरी मीनारें प्राचीन संचार तंत्र का हिस्सा थीं। खतरा दिखाई देने पर धुआं, आग, झंडे और आवाजों के माध्यम से संदेश आगे भेजा जाता था। माना जाता है कि व्यवस्थित चौकियों के कारण हमले की सूचना बहुत कम समय में दूर स्थित सैन्य केंद्रों तक पहुंच सकती थी। दिन में धुआं और रात में आग दिखाई देती थी। अलग अलग संकेतों से दुश्मनों की संख्या का अनुमान भी दिया जाता था। इस प्रकार पहाड़ों पर फैली मीनारें किसी प्राचीन संदेश श्रृंखला की तरह काम करती थीं। लेकिन इतनी विशाल दीवार भी चीन को हर आक्रमण से नहीं बचा सकी। कई बार सेनाएं द्वारों से अंदर आईं, पहरेदारों को रिश्वत दी गई या कमजोर स्थानों का लाभ उठाया गया।
इससे एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि दीवार पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकती थी तो इसे इतना विशाल क्यों बनाया गया? संभव है इसका उद्देश्य केवल दुश्मन को रोकना नहीं, बल्कि उसकी गति धीमी करना, व्यापार नियंत्रित करना, कर वसूलना और साम्राज्य की शक्ति दिखाना भी रहा हो। आज दीवार के कुछ हिस्से सुंदर और सुरक्षित हैं, जबकि कई शाखाएं मिट्टी में मिल चुकी हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में टूटी मीनारें खाली पहाड़ों पर खड़ी दिखाई देती हैं। वहां न पर्यटक होते हैं, न रोशनी और न कोई आवाज, केवल पत्थरों के बीच से गुजरती हवा सुनाई देती है। ऐसे स्थान पर खड़े होकर लगता है कि दीवार किसी भूली हुई चेतावनी की तरह अब भी क्षितिज पर फैली है। शायद इसका सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मनुष्य ने दुश्मन के डर में हजारों किलोमीटर लंबी रेखा खींच दी, लेकिन उस रेखा के दोनों ओर रहने वाले लोग अंततः एक जैसे ही थे। नंबर 6, युंगांग ग्रोटोज। शांक्सी प्रांत में दातोंग शहर के पास एक लंबी बलुआ पत्थर की पहाड़ी है। इस पहाड़ी के भीतर 252 से अधिक गुफाएं और पूजा कक्ष बनाए गए हैं। इनमें लगभग 51,000 मूर्तियां मौजूद हैं। इसे युंगांग ग्रोटोज कहा जाता है। दूर से पहाड़ शांत और साधारण दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे चट्टान ने हजारों आंखें खोल दी हों। इन गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से 5वीं और 6ठी शताब्दी के दौरान उत्तरी वै राजवंश में हुआ था। उस समय चीन राजनीतिक परिवर्तन से गुजर रहा था। शासक वर्ग ने बौद्ध धर्म को केवल व्यक्तिगत आस्था के रूप में नहीं, बल्कि शासन को मजबूत करने वाले माध्यम के रूप में भी अपनाया। इसी कारण कुछ विशाल बुद्ध प्रतिमाओं के चेहरों को उस दौर के सम्राटों से जोड़कर देखा जाता है, मानो धार्मिक प्रतिमा और राजशक्ति एक ही चेहरे में बदल गई हो। युंगांग की शुरुआती गुफाओं में बनी विशाल प्रतिमाएं अत्यंत प्रभावशाली हैं। कुछ बुद्ध मूर्तियां लगभग 50 से 60 फुट ऊंची हैं। व्यक्ति उनके पैरों के पास खड़ा होकर बहुत छोटा महसूस करता है। प्रतिमाओं के चेहरे गंभीर और स्थिर हैं। उनके शरीर पर बने वस्त्रों की रेखाएं मध्य एशिया और भारतीय बौद्ध कला के प्रभाव की याद दिलाती हैं। बाद की गुफाओं में चेहरे अधिक चीनी शैली के दिखाई देते हैं। इस परिवर्तन से पता चलता है कि युंगांग केवल पूजा स्थल नहीं था, बल्कि अलग अलग सभ्यताओं के मिलने का स्थान भी था। यहां कारीगरों ने केवल दीवारों पर मूर्तियां नहीं बनाई, कई गुफाओं की छतों पर छोटे छोटे बुद्ध, नृत्य करती आकृतियां, फूल, संगीतकार और उड़ते हुए स्वर्गीय प्राणी तराशे गए हैं। कुछ कक्षों में हजारों छोटी प्रतिमाएं एक दूसरे के पास बनी हुई हैं। मशाल या दीपक की रोशनी में ये आकृतियां अलग अलग दिशाओं से उभरती रही होंगी। कल्पना कीजिए, जब गुफाओं में धूप का धुआं भरता होगा और मंत्रों की आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर लौटती होगी, तब पूरा वातावरण कितना रहस्यमयी लगता होगा। सबसे बड़ा आश्चर्य निर्माण प्रक्रिया है। बलुआ पत्थर अपेक्षाकृत नरम होता है, इसलिए उसे काटना संभव था, लेकिन यही नरमी मूर्तियों को नष्ट भी कर सकती थी। कारीगरों ने पहले गुफा के भीतर का खाली स्थान बनाया होगा, फिर बड़े आकार की प्रतिमाओं को ऊपर से नीचे की ओर तराशा होगा। एक छोटी गलती से नाक, हाथ या पूरा सिर टूट सकता था। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में संतुलित और सूक्ष्म आकृतियां बनाई गईं। सदियों के दौरान हवा, वर्षा, रेत, नमी और प्रदूषण ने युंगांग को नुकसान पहुंचाया है। कई चेहरों की रेखाएं मिट गईं, कुछ हाथ टूट गए और अनेक रंग गायब हो गए। आज अधिकांश लोग मूर्तियों को पत्थर के प्राकृतिक रंग में देखते हैं, लेकिन कभी इन पर लाल, नीला, हरा और सुनहरा रंग रहा होगा। इसका अर्थ है कि आज दिखाई देने वाली शांत और धूसर गुफाएं कभी अत्यंत चमकीली रही होंगी। युंगांग में एक विचित्र अनुभूति लगातार बनी रहती है। यहाँ कुछ चेहरे पूर्ण हैं, कुछ आधे मिट चुके हैं और कुछ केवल छाया जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे समय धीरे धीरे इन देवताओं को वापस पहाड़ के भीतर खींच रहा हो। फिर भी हजारों मूर्तियां अभी तक बाहर की दुनिया को देख रही हैं। शायद उनका मौन ही युंगांग का सबसे बड़ा रहस्य है। इतनी सारी आंखें मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई यह नहीं बताती
कि इन्हें तराशने वाले कारीगर कौन थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन इन अंधेरी गुफाओं में क्यों बिताया। नंबर 7, फुजियान तुलो। चीन के फुजियान प्रांत के हरे भरे पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से देखने पर विशाल गोलाकार आकृतियां दिखाई देती हैं। वे कभी किसी प्राचीन खेल का मैदान लगती हैं और कभी धरती पर उतरे विशाल उड़न तश्तरियों जैसी। लेकिन ये संरचनाएं वास्तव में घर हैं। इन्हें तुल्लो कहा जाता है। मिट्टी, लकड़ी, बांस, पत्थर और चूने से बने ये बहुमंजिला भवन बाहर से किसी किले की तरह बंद है, लेकिन भीतर सैकड़ों लोगों का पूरा संसार बसता था। तुलो मुख्य रूप से हक्का समुदाय और फुजियान के अन्य समूहों द्वारा बनाए गए। इनका निर्माण 15वीं से 20वीं शताब्दी तक चलता रहा। पर्वतीय क्षेत्रों में परिवारों को डाकुओं, स्थानीय संघर्षों और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा चाहिए थी। खुले गांव में अलग अलग घर बनाना असुरक्षित हो सकता था, इसलिए पूरे कबीले ने एक विशाल भवन के भीतर रहने की व्यवस्था विकसित की। इनकी बाहरी दीवारें कई स्थानों पर 5 फुट तक मोटी और लगभग 60 फुट ऊंची होती थीं। निचली मंजिलों पर खिड़कियां बहुत कम रखी जाती थीं, ताकि हमलावर भीतर प्रवेश न कर सकें। सामान्य रूप से केवल एक मुख्य द्वार होता था, जिसे मजबूत लकड़ी और लोहे से सुरक्षित किया जाता था। बाहर से तुल्लो ठंडा, बंद और डरावना दिखाई देता है, लेकिन द्वार से भीतर प्रवेश करते ही दृश्य बदल जाता है। बीच में खुला आंगन, लकड़ी की बालकनियां, सीढ़ियां, पूजा स्थल और चारों ओर बने कमरों की कई मंजिलें दिखाई देती हैं। एक बड़े तुल्लो में कई 100 लोग रह सकते थे। कुछ में 700 से 800 लोगों तक के रहने की क्षमता बताई जाती है। नीचे की मंजिलों पर रसोई और भोजन भंडार होते थे। ऊपर के कमरों में परिवार रहते थे। भीतर कुएं, अनाज के भंडार और साझा आंगन होते थे, जिससे घेराबंदी की स्थिति में समुदाय कुछ समय तक आत्मनिर्भर रह सके। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतनी विशाल और भारी इमारतें मुख्य रूप से मिट्टी से बनी हैं। निर्माण के लिए गीली मिट्टी में चूना, रेत, छोटे पत्थर और कभी-कभी पौधों की सामग्री मिलाई जाती थी। इसे लकड़ी के ढांचों के भीतर परतों में भरकर लगातार दबाया जाता था। सूखने के बाद दीवार अत्यंत कठोर हो जाती थी। बांस और लकड़ी का उपयोग अंदर मजबूती बढ़ाने के लिए किया जाता था। कई तुल्लो भूकंप और तेज वर्षा का सामना करते हुए आज तक खड़े हैं। गोलाकार आकार केवल सुंदरता के लिए नहीं था। वृत्ताकार दीवार पर बाहरी दबाव समान रूप से फैलता था। कोने न होने के कारण हमला करने वाले लोगों को छिपने की जगह कम मिलती थी। भीतर रहने वाले परिवारों को लगभग समान आकार के कमरे दिए जा सकते थे। इस प्रकार वास्तुकला सामाजिक व्यवस्था से जुड़ गई थी। रात में जब मुख्य द्वार बंद हो जाता होगा, तब पूरा भवन बाहरी दुनिया से कट जाता था। केवल आंगन के ऊपर खुला आकाश दिखाई देता। लकड़ी की लंबी बालकनियों पर कदमों की आवाज गूंजती और सैकड़ों लोग एक ही गोल दीवार के भीतर सोते। इस सामूहिक जीवन में निजता कम थी, लेकिन सुरक्षा अधिक थी। तुलो का सबसे रहस्यमयी पक्ष उसका विरोधाभास है। बाहर से वह किसी शत्रु को रोकने वाला किला है, जबकि भीतर वह बच्चों, परिवारों और दैनिक जीवन से भरा घर है। डर ने यहाँ विनाशकारी हथियार नहीं, बल्कि सामूहिक वास्तुकला को जन्म दिया। इन गोलाकार भवनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी समुदाय ने अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए धरती से एक विशाल कवच बना लिया हो। नंबर 8, लेशान विशाल बुद्ध प्रतिमा। सिचुआन प्रांत में 3 नदियों के संगम के पास एक पहाड़ी चट्टान अचानक मानव चेहरे का रूप ले लेती है। ऊपर घने बालों जैसी गोल आकृतियां, नीचे विशाल आंखें, लंबी नाक और शांत होंठ दिखाई देते हैं। जैसे जैसे दृष्टि नीचे जाती है, पता चलता है कि पूरा पहाड़ एक बैठे हुए बुद्ध में बदल दिया गया है। यह लेशान विशाल बुद्ध प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 233 फुट है। इस निर्माण की शुरुआत 713 ईस्वी में तांग राजवंश के दौरान भिक्षु हाइतोंग ने कराई थी। उस समय नदियों के संगम पर पानी का बहाव अत्यंत खतरनाक माना जाता था। नावें दुर्घटनाग्रस्त होती थीं और स्थानीय लोग इसे अशांत शक्तियों से जोड़कर देखते थे।
हायतोंग का विश्वास था कि यहाँ विशाल बुद्ध प्रतिमा बनाने से जल शांत हो जाएगा और यात्रियों की रक्षा होगी। कहा जाता है कि जब अधिकारियों ने निर्माण के लिए जमा धन छीनने का प्रयास किया तो हायतोंग ने अपनी आंखें निकाल लेने तक की बात कही। कथा के अनुसार उसने अपनी एक आंख निकालकर यह साबित किया कि वह धन निजी लाभ के लिए नहीं रख रहा था। इस घटना के ऐतिहासिक विवरण पर चर्चा होती रही है, लेकिन इसने परियोजना को धार्मिक दृढ़ता और बलिदान की रहस्यमयी कहानी से जोड़ दिया। निर्माण लगभग 90 वर्षों तक चला। हायतोंग अपने जीवन में इसे पूरा होते नहीं देख पाया। उसके बाद शिष्यों और स्थानीय अधिकारियों ने कार्य जारी रखा। पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर काटा गया। पहले विशाल सिर बनाया गया, फिर कंधे, शरीर, हाथ और पैर चट्टान से बाहर निकाले गए। प्रतिमा के कंधों की चौड़ाई लगभग 92 फुट है और एक उंगली की लंबाई करीब 27 फुट तक है। उसके पैर इतने बड़े हैं कि उन पर कई लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन इस विशाल आकार से भी अधिक अद्भुत इसकी छिपी हुई जल निकासी व्यवस्था है। प्रतिमा के बालों, कानों, गर्दन, छाती और वस्त्रों की रेखाओं के भीतर नालियां बनाई गई हैं। ये वर्षा के पानी को नियंत्रित करके चट्टान में नमी कम करने का काम करती है। बाहर से धार्मिक सजावट दिखाई देने वाली कई रेखाएं वास्तव में प्राचीन अभियांत्रिकी का हिस्सा हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य यह है कि निर्माण के दौरान पहाड़ से निकले पत्थर बड़ी मात्रा में नीचे नदी में गिराए गए। इससे नदी तल का आकार कुछ स्थानों पर बदल गया और जल का बहाव अपेक्षाकृत शांत हो गया। इस प्रकार बुद्ध ने चमत्कार से नहीं बल्कि निर्माण की प्रक्रिया से नदी को नियंत्रित किया हो सकता है। लेकिन उस समय के लोगों के लिए परिणाम इतना प्रभावशाली रहा होगा कि उन्हें यह दिव्य हस्तक्षेप जैसा लगा होगा। प्रतिमा के सिर पर बने घुंघराले बालों की संख्या 1000 से अधिक बताई जाती है। प्रत्येक बाल पत्थर से अलग आकार में बनाया गया था। चेहरे की आंखें कई फुट लंबी हैं, फिर भी नीचे से देखने पर उनका अनुपात स्वाभाविक लगता है। इसका अर्थ है कि कारीगरों ने दूरी और दृष्टिकोण का अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान इस्तेमाल किया। सदियों में प्रतिमा पर काई, जल और प्रदूषण का प्रभाव पड़ा। कई बार मरम्मत करनी पड़ी। कभी इसके ऊपर लकड़ी की विशाल छत या मंडप भी रहा होगा, जिसके अवशेष अब मौजूद नहीं हैं। आज यह खुले आकाश के नीचे बैठा है। सामने लगातार बहती नदियां और नीचे छोटे दिखाई देते मनुष्य। लिशान के सामने खड़े होकर सबसे विचित्र अनुभूति यह होती है कि यह समझना कठिन हो जाता है कि यहाँ पहाड़ अधिक महत्वपूर्ण है या प्रतिमा। बुद्ध चट्टान से अलग नहीं है, उसका शरीर वही पर्वत है। इसी कारण स्थानीय कहावत बनी, पहाड़ ही बुद्ध है और बुद्ध ही पहाड़। शायद इसका रहस्य भी यही है कि मनुष्य ने प्रकृति पर मूर्ति नहीं रखी, बल्कि प्रकृति को ही धीरे धीरे एक देवता का रूप दे दिया। नंबर 9, मोगाओ गुफाएं। गोबी रेगिस्तान के किनारे स्थित दुनहुआंग के पास एक लंबी चट्टान में सैकड़ों अंधेरे द्वार दिखाई देते हैं। बाहर केवल सूखी रेत, तेज धूप और वीरान पहाड़ हैं, लेकिन इन छोटे प्रवेश द्वारों के भीतर कदम रखते ही हजारों रंगों, देवताओं, उड़ती आकृतियों और प्राचीन कथाओं का संसार खुल जाता है। यही मोगाओ गुफाएं हैं, जिन्हें कभी कभी 1000 बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है। कथा के अनुसार 366 ईस्वी में लेझुन नामक एक भिक्षु इस क्षेत्र से गुजर रहा था। सूर्यास्त के समय उसने चट्टान के सामने 1000 स्वर्णिम बुद्धों जैसा दिव्य दृश्य देखा। उसने इसे संकेत मानकर यहाँ पहली गुफा बनानी शुरू की। यह घटना ऐतिहासिक तथ्य और धार्मिक परंपरा के बीच स्थित है, लेकिन इसके बाद यह स्थान धीरे धीरे एशिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों में बदल गया। लगभग 1000 वर्षों तक अलग अलग राजवंशों, व्यापारियों, अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने यहाँ गुफाएं बनवाई। आज लगभग 492 सजाई गई गुफाएं सुरक्षित मानी जाती हैं। इनमें लाखों वर्ग फुट क्षेत्र में भित्तिचित्र और 2000 से अधिक रंगीन मूर्तियां मौजूद हैं। बाहर की चट्टान भूरी और निर्जीव दिखाई देती है,
जबकि भीतर की दीवारों पर नीला, हरा, लाल, सुनहरा और सफेद रंग फैला हुआ है। मोगाओ सिल्क रोड के महत्वपूर्ण मार्ग पर था। चीन, भारत, मध्य एशिया, फारस और अन्य क्षेत्रों से आने वाले व्यापारी तथा भिक्षु यहां रुकते थे। इसी कारण चित्रों में अलग अलग संस्कृतियों के वस्त्र, चेहरे, संगीत, वाद्य और धार्मिक प्रतीक दिखाई देते हैं। कुछ आकृतियां चीनी शैली की हैं, जबकि कुछ के चेहरे और वस्त्र दूर देशों का प्रभाव दिखाते हैं। इस प्रकार गुफाएं किसी एक समाज की नहीं, बल्कि प्राचीन एशिया के सांस्कृतिक मिलन की छवि हैं। इन गुफाओं में सबसे रहस्यमयी खोज 1900 में हुई। वांग युआनलू नामक एक ताओवादी साधु को एक दीवार के पीछे बंद कमरा मिला। जब इसे खोला गया तो भीतर हजारों पांडुलिपियां, चित्र, रेशमी वस्त्र और धार्मिक दस्तावेज रखे मिले। इस कक्ष को आज पुस्तकालय गुफा कहा जाता है। इसमें 50,000 से अधिक वस्तुएं होने का अनुमान लगाया गया। सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज कमरे में बंद क्यों किए गए। कुछ विद्वानों का मानना है कि पुराने धार्मिक ग्रंथों को सम्मानपूर्वक सुरक्षित रखने के लिए रखा गया था। दूसरी धारणा है कि किसी आक्रमण या युद्ध के डर से इन्हें छिपाया गया। कमरे का प्रवेश फिर दीवार से बंद कर दिया गया और सदियों तक किसी को उसका पता नहीं चला। जिन लोगों ने इसे बंद किया वे शायद वापस नहीं लौटे। इन दस्तावेजों में दुनिया की सबसे पुरानी हाथ मुद्रित और तारीख वाली पुस्तकों में से एक डायमंड सूत्र भी मिला। अनेक भाषाओं में लिखे ग्रंथों ने दिखाया कि दुनहुआंग कितना अंतरराष्ट्रीय स्थान था। दुर्भाग्य से कई विदेशी खोजकर्ता कम धन देकर हजारों पांडुलिपियां अपने देशों में ले गए। आज वे अलग अलग संग्रहालयों में बंटी हुई हैं। गुफाओं के चित्र केवल धार्मिक दृश्य नहीं दिखाते, इनमें खेती, नृत्य, युद्ध, संगीत, विवाह, यात्रा और दैनिक जीवन के दृश्य भी हैं। इस कारण मोगाओ के अंधेरे कक्ष प्राचीन दुनिया की स्मृति बन गए हैं। लेकिन प्रकाश स्वयं इन चित्रों का शत्रु है। अधिक रोशनी, सांस से निकलने वाली नमी और तापमान में बदलाव रंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कई गुफाओं में प्रवेश सीमित रखा जाता है। मोगाओ का सबसे रहस्यमयी अनुभव उसकी बाहरी और भीतरी दुनिया का अंतर है। बाहर रेगिस्तान में लगभग कुछ नहीं है, लेकिन चट्टान के भीतर पूरी सभ्यताएं जीवित हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्राचीन एशिया की स्मृतियों को रेगिस्तान से बचाने के लिए पहाड़ के भीतर बंद कर दिया हो। और सबसे विचित्र बात यह है कि शायद वहां अब भी कुछ ऐसे बंद कक्ष मौजूद हों जिनके दरवाजे समय ने आज तक नहीं खोले। नंबर 10, पिंग्याओ प्राचीन नगर। शांक्सी प्रांत में स्थित पिंग्याओ ऐसा शहर है जहां प्रवेश करते ही आधुनिक चीन अचानक पीछे छूटता हुआ महसूस होता है। ऊंची दीवारों के भीतर संकरी गलियां, धूसर छतें, लकड़ी की दुकानें, आंगन वाले घर और पुराने प्रहरी द्वार दिखाई देते हैं। यहाँ इतिहास किसी एक महल या मंदिर में बंद नहीं है। पूरा शहर ही एक विशाल संरक्षित स्मृति की तरह मौजूद है। पिंग्याओ की वर्तमान दीवारों का स्वरूप मुख्य रूप से मिंग राजवंश के दौरान 14वीं शताब्दी में विकसित हुआ था। दीवार का घेरा लगभग 6 किलोमीटर लंबा और करीब 40 फुट ऊंचा है। इसमें 6 मुख्य द्वार, 72 प्रहरी मीनारें और 3000 से अधिक कंगूरे बनाए गए थे। कुछ लोग इन संख्याओं को कन्फ्यूशियस के 72 प्रमुख शिष्यों और 3000 विद्यार्थियों से जोड़ते हैं। हालांकि यह व्याख्या प्रतीकात्मक भी हो सकती है। ऊपर से देखने पर शहर का आकार कछुए जैसा माना जाता है। दक्षिणी द्वार सिर, उत्तरी द्वार पूंछ और 4 अन्य द्वार उसके पैरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कछुआ चीनी परंपरा में दीर्घायु का प्रतीक है। संभव है कि शहर के निर्माण में यह आकृति जानबूझकर अपनाई गई हो ताकि पिंग्याओ लंबे समय तक सुरक्षित और समृद्ध बना रहे। आश्चर्यजनक रूप से यह प्रतीक सफल भी हुआ, क्योंकि पूरा नगर कई अन्य प्राचीन शहरों की तुलना में असाधारण रूप से सुरक्षित बचा रहा। लेकिन पिंग्याओ की पहचान केवल उसकी दीवारों से नहीं है। मिंग और छिंग राजवंशों के दौरान यह चीन का एक महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र बन गया था। यहीं रिशेंगचांग नामक संस्था
विकसित हुई, जिसे चीन के शुरुआती ड्राफ्ट बैंक या मुद्रा हस्तांतरण केंद्रों में गिना जाता है। व्यापारी लंबी यात्राओं में भारी चांदी लेकर चलने के बजाय कागजी प्रमाण के माध्यम से दूर शहरों में धन प्राप्त कर सकते थे। यह प्रणाली आज सामान्य बैंकिंग जैसी लग सकती है, लेकिन उस समय यह क्रांतिकारी थी। पिंगयाओ की छोटी गलियों में बैठकर व्यापारी पूरे साम्राज्य में धन भेज रहे थे। शहर की दुकानों के पीछे गुप्त लेखा कक्ष, सुरक्षित तिजोरियां और भूमिगत भंडार बने होते थे। बाहर से साधारण दिखाई देने वाली इमारतों में विशाल आर्थिक शक्ति छिपी हुई थी। पिंगयाओ के आंगन वाले घर भी रहस्य पैदा करते हैं। बाहर की दीवारें प्रायः बंद और सादी होती हैं। दरवाजे से भीतर प्रवेश करने पर एक के बाद एक आंगन खुलते हैं। परिवार के अलग अलग सदस्य, नौकर और व्यापारिक गतिविधियां अलग हिस्सों में रहती थीं। कुछ बड़े घरों में गुप्त मार्ग, छिपे हुए कमरे और धन रखने के सुरक्षित स्थान भी बताए जाते हैं। रात के समय जब लाल लालटेन जलती हैं और गलियों में भीड़ कम हो जाती है, तब शहर का वातावरण बदल जाता है। पुराने लकड़ी के द्वार, बंद खिड़कियां और दीवारों पर पड़ती छायाएं ऐसा आभास देती हैं जैसे समय पूरी तरह वर्तमान में वापस नहीं आया हो। किसी मोड़ पर आधुनिक दुकान दिखाई देती है, लेकिन उसके ऊपर सैकड़ों वर्ष पुरानी छत मौजूद होती है। इतिहास में कई युद्धों और राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद पिंगयाओ बड़े विनाश से बचा रहा। एक कारण यह भी था कि आधुनिक औद्योगिक विकास का बड़ा हिस्सा शहर की पुरानी दीवारों के बाहर हुआ। जो कभी आर्थिक पिछड़ापन समझा गया होगा, उसी ने प्राचीन संरचनाओं को बचा लिया। पिंगयाओ का रहस्य किसी बंद समाधि या अज्ञात गुफा में नहीं है। उसका रहस्य यह है कि एक पूरा शहर समय की गति से बाहर कैसे रह गया। यहाँ केवल इमारतें नहीं बची, गलियों का आकार, घरों की व्यवस्था और बाजारों की दिशा भी पुराने युग जैसी है। ऐसा लगता है जैसे शहर ने अपने दरवाजे बंद किए और इतिहास को भीतर से बाहर जाने ही नहीं दिया। नंबर 11, टेराकोटा सेना। 1974 में चीन के शांची प्रांत में कुछ किसान कुआं खोद रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें मिट्टी के टूटे हुए टुकड़े मिले। पहले यह किसी साधारण प्राचीन बर्तन या मूर्ति का हिस्सा लगा, लेकिन धीरे धीरे जमीन से एक मानव चेहरे का आकार बाहर आया। जब पुरातत्वविदों ने क्षेत्र की जांच शुरू की, तो उन्हें पता चला कि किसान किसी एक मूर्ति तक नहीं पहुंचे थे। उनके नीचे पूरी सेना खड़ी थी। यह टेराकोटा सेना थी, जिसे चीन के प्रथम सम्राट चिनशी हुआंग के मकबरे की रक्षा के लिए बनाया गया था। अनुमान है कि अलग अलग भूमिगत गड्ढों में लगभग 8000 सैनिक, सैकड़ों घोड़े और युद्ध रथ मौजूद थे। इनमें पैदल सैनिक, तीरंदाज, घुड़सवार, अधिकारी और सेनापति शामिल हैं। यह किसी कब्र के पास रखी प्रतीकात्मक मूर्तियों का छोटा समूह नहीं, बल्कि युद्ध व्यवस्था के अनुसार खड़ी एक पूरी सैन्य शक्ति है। सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि प्रत्येक सैनिक का चेहरा अलग दिखाई देता है। किसी की मूंछ लंबी है, किसी का चेहरा गोल है, किसी की आंखें सक्रिय हैं और किसी के बाल अलग ढंग से बंधे हैं। लंबे समय तक यह माना गया कि प्रत्येक मूर्ति किसी वास्तविक सैनिक की प्रतिकृति है। आधुनिक शोध के अनुसार कारीगरों ने संभवतः अलग अलग तैयार सांचों और हाथ से किए गए सूक्ष्म बदलावों को मिलाकर हजारों विशिष्ट चेहरे बनाए। फिर भी इतनी विशाल संख्या में दोहराव को छिपाना असाधारण कौशल था। मूर्तियां अलग अलग हिस्सों में बनाई जाती थीं। सिर, हाथ, पैर और धड़ तैयार करके जोड़े जाते थे। इसके बाद चेहरे, बाल, कवच और वस्त्रों के विवरण हाथ से पूरे किए जाते थे। अंत में सैनिकों पर चमकीले रंग लगाए जाते थे। आज वे मिट्टी के धूसर रंग में दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रूप से उनके कवच, वस्त्र और चेहरे लाल, नीले, हरे, बैंगनी तथा अन्य रंगों में रंगे हुए थे। यही रंग पुरातत्वविदों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गए। जमीन से बाहर आते ही रंगों के नीचे लगी परत सूखने लगी और कुछ ही मिनटों या घंटों में रंग झड़ गया। इसका अर्थ है कि जिन सैनिकों को आज हम देखते हैं, वे अपने मूल रूप की केवल एक छाया हैं।
पूरी रंगीन सेना मशालों की रोशनी में कितनी जीवित दिखाई देती होगी, इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। मूर्तियों के हाथों में वास्तविक कांस्य हथियार रखे गए थे। तलवारें, भाले, तीरों के सिरे और अन्य हथियार बड़ी संख्या में मिले। कई हथियारों की धार असाधारण रूप से सुरक्षित थी। कुछ पर रासायनिक तत्वों की परत मिलने के कारण पहले उन्हें अत्याधुनिक प्राचीन तकनीक से जोड़कर देखा गया, लेकिन बाद के अध्ययनों ने संकेत दिया कि संरक्षण में मिट्टी और आसपास के वातावरण की भी बड़ी भूमिका थी। सेना को विशाल छतदार भूमिगत कक्षों में रखा गया था। लकड़ी के खंभों और बीमों के ऊपर मिट्टी डाली गई थी। सम्राट की मृत्यु के कुछ समय बाद विद्रोह और युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों में आग लगने तथा लूटपाट के प्रमाण मिले हैं। लकड़ी की छतें गिर गईं और हजारों मूर्तियां टूटकर दब गईं। आज दिखाई देने वाले सैनिकों में से कई को पुरातत्वविदों ने सैकड़ों टूटे टुकड़ों को जोड़कर खड़ा किया है। अभी भी पूरा क्षेत्र नहीं खोदा गया है। अनेक सैनिक जमीन के नीचे दबे हैं क्योंकि उन्हें बाहर निकालते ही रंग और सामग्री नष्ट होने का खतरा है। इसका अर्थ है कि सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक को जानबूझकर मिट्टी के भीतर छोड़ा जा रहा है। टेराकोटा सेना को देखकर एक प्रश्न लगातार मन में उठता है। चिन शी हुआंग ने जीवित अवस्था में विशाल सेना से चीन को एक किया था। मृत्यु के बाद भी उसे सैनिकों की आवश्यकता क्यों थी? क्या उसे किसी दूसरी दुनिया में युद्ध का डर था या वह वहां भी सम्राट बने रहना चाहता था? हजारों मिट्टी के सैनिक 2000 वर्षों से अंधेरे में खड़े हैं। उनकी आंखें खुली हैं, हथियार तैयार हैं और पंक्तियां व्यवस्थित हैं, लेकिन जिस शत्रु की प्रतीक्षा वे कर रहे थे वह आज तक कभी नहीं आया। नंबर 12, फांजिंगशान के शिखर मंदिर। चीन के गुइजोउ प्रांत में फांजिंगशान पर्वत घने जंगलों और बादलों से घिरा हुआ है। यहाँ मौसम तेजी से बदलता है। कुछ ही क्षणों में साफ दिखाई देने वाला शिखर धुंध में गायब हो सकता है। इसी पर्वत पर लगभग सीधी उठी हुई चट्टान के ऊपर 2 छोटे मंदिर बने हैं। दूर से वे किसी वास्तविक इमारत की बजाय बादलों में तैरती छतों जैसे दिखाई देते हैं। जिस चट्टानी शिखर पर ये मंदिर खड़े हैं उसे रेड क्लाउड गोल्डन समिट कहा जाता है। इसकी ऊंचाई आसपास के भूभाग से अचानक ऊपर उठती है। शिखर का ऊपरी हिस्सा प्राकृतिक दरार से 2 भागों में विभाजित है। एक ओर बुद्ध का मंदिर और दूसरी ओर मैत्रेय बुद्ध का मंदिर स्थित है। दोनों को बीच में बने एक छोटे पत्थर के पुल से जोड़ा गया है। यह दृश्य जितना सुंदर है, निर्माण की कल्पना उतनी ही भयावह है। शिखर तक पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अंतिम भाग अत्यंत खड़ी चट्टान से होकर जाता है, जहां लोहे की जंजीरों को पकड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। आज सीढ़ियां, रेलिंग और सुरक्षा की व्यवस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन पुराने समय में कारीगर लकड़ी, पत्थर, औजार और अन्य सामग्री ऊपर कैसे ले गए होंगे? यह प्रश्न आज भी चौंकाता है। मंदिर बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन उनकी स्थिति उन्हें किसी विशाल महल से अधिक प्रभावशाली बनाती है। नीचे गहरी खाई, चारों ओर बादल और ऊपर सीमित स्थान है। निर्माण के दौरान एक गलत कदम सीधे मृत्यु का कारण बन सकता था। तेज हवा, वर्षा और बिजली का खतरा अलग था। फिर भी लोगों ने इस असंभव शिखर को धार्मिक स्थल में बदलने का निर्णय लिया। फांजिंगशान बौद्ध परंपरा में मैत्रेय बुद्ध से जुड़ा है। मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध माना जाता है, जो आने वाले समय में संसार में प्रकट होगा। शायद इसीलिए बादलों के ऊपर बने मंदिर को आशा और भविष्य के प्रतीक के रूप में देखा गया। यहां पहुंचना केवल शारीरिक चढ़ाई नहीं, बल्कि सांसारिक संसार से ऊपर उठने की आध्यात्मिक यात्रा माना गया होगा। पर्वत का नाम भी रहस्य पैदा करता है। फांजिंग का संबंध बौद्ध शुद्ध भूमि की अवधारणा से जोड़ा जाता है। घने जंगल, विचित्र चट्टानी स्तंभ, दुर्लभ जीव और लगातार बदलती धुंध इसे सामान्य पर्वत से अलग बनाती है। यहाँ विशाल प्राचीन वृक्षों और दुर्लभ गुइजोउ, सुनहरे बंदर सहित कई विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं। इस कारण पूरा क्षेत्र केवल धार्मिक ही नहीं,
प्राकृतिक दृष्टि से भी असाधारण है। जब बादल नीचे होते हैं तो मंदिरों के आसपास धरती दिखाई नहीं देती। सीढ़ियों पर खड़ा व्यक्ति केवल धुंध, चट्टान और ऊपर जाती जंजीर देखता है। ऐसे समय में यह समझना कठिन होता है कि वह पर्वत पर है या हवा में। मंदिर का पुल कुछ कदम लंबा है, लेकिन उसके दोनों ओर गहरी खाई है। उसे पार करना किसी दूसरे संसार की सीमा पार करने जैसा अनुभव देता है। इन मंदिरों का वर्तमान रूप समय समय पर हुई मरम्मत और पुनर्निर्माण का परिणाम है। इसलिए प्रत्येक हिस्सा मूल प्राचीन अवस्था में नहीं है। फिर भी शिखर को धार्मिक स्थल के रूप में चुनने का विचार पुराना है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आज दिखाई देने वाली प्रत्येक ईंट कितनी प्राचीन है। असली रहस्य वह निर्णय है जिसने मनुष्य को इतनी खतरनाक चोटी पर पूजा स्थल बनाने के लिए प्रेरित किया। फांजिंगशान के शिखर पर पहुंचने वाला व्यक्ति विशाल मंदिर नहीं देखता। उसे दो छोटे भवन दिखाई देते हैं, लेकिन नीचे फैले बादलों और चारों ओर खुले आकाश के कारण वे सामान्य मंदिर नहीं लगते। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें धरती के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आकाश में मौजूद किसी अदृश्य शक्ति के लिए बनाया गया हो। शायद इस स्थान की सबसे गहरी बात यही है कि मनुष्य ने आसान जमीन पर मंदिर बनाने के बजाय उस चट्टान को चुना जहां खड़ा होना भी कठिन था। मानो आस्था का मूल्य तभी पूरा होता हो जब उसके रास्ते में डर, थकान और गहरी खाई मौजूद हो। आज के वीडियो में इतना ही। ये 12 रचनाएं केवल चीन के प्राचीन इतिहास की निशानियां नहीं हैं, बल्कि मनुष्य की उस जिद का प्रमाण है जो पहाड़, रेगिस्तान, मृत्यु और समय तक को चुनौती देना चाहती थी। लेकिन इन स्थानों को देखकर एक सवाल फिर भी बाकी रह जाता है। क्या प्राचीन लोग वास्तव में हमसे कम जानते थे, या उनकी दुनिया के कुछ रहस्य समय के साथ हमसे हमेशा के लिए छिप गए?